अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये कहानी है अजरा की, जो ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी जबकि उसकी बहनें बहुत खूबसूरत थीं। इसलिए सारे कज़न्स उससे बात न करते थे, बस उसकी बहनों से बातें करते थे। इसलिए अजरा ने उठाया गलत कदम। फिर क्या हुआ उसका नतीजा, ये जानने के लिए वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। ख़ास तौर पर यह लड़कियों के लिए सबक आमूज़ कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले हम लोग शहर में रहते थे। हमारे सारे रिश्तेदार शहर में क़याम पजीर थे, लेकिन शहरी ज़िंदगी में जहाँ कुछ सहूलियात मुयस्सर होती हैं, वहाँ कई मसाइल भी दरपेश होते हैं। शहर में हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला महंगाई था। हम 4 बहनें थीं और एक हमारा भाई था। वालिद साहब की आमदनी बेहद कलील थी। वो प्राइमरी स्कूल के टीचर थे। भला प्राइमरी स्कूल टीचर की तनख्वाह क्या होती है। शहर में हमारा घर अलबत्ता ज़ाती था, जो दादा जान ने भले वक्तों में बनवाया था। काफ़ी कुशादा और आबादी के बीच अच्छी जगह पर था। पहले यहाँ तमाम मकानात रहायशी थे, फिर ये इलाका कमर्शियल हो गया। मकानात दुकानों में तब्दील होने लगे तो जगह की कीमतें भी आसमानों से बातें करने लगी। हमारा घर भी लाखों का हो गया। चूँकि ये सड़क पर वाक़े था, हम लोग बहुत मुश्किल तंगी तुर्शी में गुजारा कर रहे थे। मकान बेशक बड़ा था, लेकिन बड़े मकान से पेट तो नहीं भरता। वालिद साहब को इस बात का एहसास बहुत बाद में हुआ कि उसका ठिकाना कितना कीमती हो चुका है, तो इसको फ़रोख्त करके लखपति हो सकते हैं, क्योंकि अब हमारे इर्द गिर्द तेज़ी से मार्केट बनती जा रही थी। एक रोज़ अब्बू अपने एक वाकिफ़कार से तंगदस्ती का रोना रो रहे थे, तो चचा कादिर ने कहा, यार तुम कहाँ से गरीब हो, 1 करोड़ का तो तुम्हारा मकान है। 20 मरले का मकान था। जब हिसाब लगाया तो उस वक्त के रेट के मुताबिक अब्बू के मकान की कीमत करोड़ तो नहीं, 75 लाख रुपए ज़रूर बन गई। वालिद साहब की आंखें खुली रह गई। अम्मी जान से मशवरा किया। आखिर हमने बच्चों की तालीम दिलवानी है, अच्छी खुराक खिलानी है, अच्छे कपड़े और जूते पहनाने हैं, तो मकान फ़रोख्त कर देते हैं। वालिदा ने कहा, दीवाने हो गए हो, रखा हुआ रुपया रोज़मर्रा की ज़रूरियात में खर्च करोगे तो कारून का ख़जाना भी कम पड़ जाएगा। तुम क्या मकान फ़रोख्त करने के बाद बाल बच्चों को लेकर सड़क पर बैठोगे? अरे नहीं भाई, अब मैं इतना भी अहमक नहीं हूं कि मकान फ़रोख्त करके रुपया खा जाऊंगा। कहने का मतलब ये था कि कोई मशवरा दो, इस रुपए से कारोबार कर लूं या फिर कहीं सस्ती जगह ज़मीन ख़रीद लूं ताकि रुपया बढ़े और बच्चों की ज़रूरियात पूरी हों। इनकी तालीम और कफ़ालत की मद में ख़र्च किया हुआ रुपया तो बेहतरीन सरमायाकारी होगी ना। वालिदा ने शौहर की बात को गौर से सुना। कहने लगी, कहते तो तुम ठीक हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मैं तुमको कारोबार का कभी मशवरा नहीं दूंगी। उसकी वजह यह है कि हम जद्दी पुश्ती कारोबारी लोग नहीं हैं। कारोबार उन लोगों का तरक्की करता है जिनको इसका तजर्बा होता है, या फिर वो बाप दादा के ज़माने से ऐसा काम करते आए हों। हम तो सीधे सादे किसान थे। अब भी अगर भले दिन आ सकते हैं तो जिम्मेदारी से ही। हम इस काम में ज़रूर कामयाब होंगे। तुम्हारा मतलब है अगर हम कुछ ज़राई ज़मीन ख़रीद लें तो कुछ खुशहाल हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल मेरा यही मतलब है। अगर मकान फ़रोख्त करना ही है तो जायदाद के बदले ज़मीन ख़रीद लो। ये घर बेचकर देहात में ज़राई ज़मीन ले लो और उस पर घर बनाकर रहना शुरू कर दो। खुद काश्त करोगे तो साल 2 साल के अंदर अंदर हम मालदार हो जाएंगे। बात अच्छी थी, लिहाजा वालिद साहब की समझ में अम्मी की बात आ गई। उन्होंने कहा, तुम ठीक कहती हो, जितने पैसों का मकान बिकेगा उतने पैसों में 10-12 बीघे ज़मीन आ जाएगी और हमारे गुजारे के लिए इतनी ज़मीन काफ़ी है। इससे ज़्यादा बड़े रकबे पर तो मैं काश्तकारी भी न कर सकूँगा। जल्द ही वालिद साहब ने अपने इस फैसले को अमली जामा पहना दिया और ज़राई ज़मीन देखनी शुरू कर दी। अब इस मामले में सबसे बड़ा खसारा ये नज़र आ रहा था कि हमको शहरी ज़िंदगी को तर्क करके देहाती ज़िंदगी में जम होना था। और आप समझ सकते हैं कि देहात में ज़िंदगी का क्या रूप होता है। वहाँ बिजली नहीं होती। अगर किसी गांव में बिजली की सहूलत हो भी तो बराए नाम 24 घंटों में से सिर्फ 2 या 3 घंटे बिजली आती थी। वहाँ खाना पकाने के लिए गैस भी मुयस्सर नहीं थी। लकड़ियाँ और सूखे गोबर और इसी किस्म के ईंधन पर गुजारा करना पड़ता था। ऊपर से मच्छरों की बहुतात कि तमाम रात जागते रहो और हाथ से पंखा झलते रहो। मौसम गर्मा में लू के थपेड़े के गर्मी की शिद्दत से बिलबिला जाओ। बिजली होगी तो पंखा और कूलर चलेगा। सबसे ज़्यादा तकलीफ देह और खसारे वाली बात यह थी कि कोई मरता मर जाए
आपको मीलों दूर दूर तक डॉक्टर ना मिलेगा। तिब्बी सहूलत सिर्फ इस हद तक मुयस्सर थी कि कोई डिस्पेंसरी पर मिल जाएगा। ये नीम हकीम खतरा जान लोग भी मामूली तकलीफ में मसीहा होते हैं, लेकिन कभी मौत का फरिश्ता बनकर जान भी ले लेते हैं। इन सब तकालीफ को सहने के लिए अब्बू अम्मी ज़हनी तौर पर तैयार थे, क्योंकि वो देहात से शहर में आबाद हुए थे और देहाती ज़िंदगी गुजार चुके थे। उनके लिए ऐसी तकलीफ रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा थी। मगर अब जो तशवीश उनको सबसे ज़्यादा थी वो ये थी कि बच्चों के लिए तालीम के हसूल का मसला वहाँ कैसे हल होगा। देहात में हुकूमत प्राइमरी तक स्कूल तो बना देती थी, मगर ये स्कूल अक्सर भैंसों के बाड़ों में तब्दील हो जाते थे। कुछ स्कूल टीचर भी रहे थे, मगर टीचर मौजूद नहीं होते थे, या फिर हफ्ते में 1 या 2 दिन स्कूल पढ़ाने आ जाते थे। ये वो टीचर थे जो जिम्मेदार के अपने रिश्तेदार होते थे और तनख्वाह घर पर बैठकर वसूल करते थे। ख़ास तौर पर लड़कियों के प्राइमरी स्कूल की उस्तानियाँ वो स्कूल ना आती थीं। कुछ उस्तानियाँ इतनी मेहरबानी कर दिया करती थीं कि घर में बच्चियों को बुलाकर उनको थोड़ा बहुत पढ़ा देती थी, लेकिन बदले में स्कूल की लड़कियों को टीचर के घर का काम करना पड़ता था। अगर उस्ताद का बच्चा छोटा हो तो उसे संभालना इन तालिबात का काम होता था। वालिदैन फिर भी बुरा नहीं मानते थे, ये सोचकर कि उनकी लड़कियां कुछ तो सीख जाएंगी। लड़कों के स्कूल की इमारतों में भी अगर जिम्मेदार की भैंसें और गायें बंधी हों तो बच्चों की क्लासें इस सूरत में खुले मैदान में दरख्तों के नीचे लगाई जाती थीं। इंतहाई गरीब बच्चों का अल्लाह ही निगहबान होता था। फलाही तंजीमों या USA की तरफ से तालीमी फंड्स भी इन बेज़मीरों का बाल बेका नहीं कर सकते, जिसने देहात में अपने मजबूत जाल फैला रखे हों। वालिद साहब इस अमर से बाखूबी वाकिफ थे, लिहाजा वो देहात में दोबारा आबाद होने से घबरा रहे थे। ताहम अम्मी जान ने हिम्मत बंधाई। वो बोली, मेरे भाई और बहनों के घर शहर में हैं, हम बच्चों को पढ़ाने के लिए वहाँ छोड़ सकते हैं। पहले अपनी माली हालत सुधार लें, तुम अपना तबादला देहात के स्कूल में करवा लो, वहाँ हमेशा टीचर की सीट खाली पड़ी रहती है। जब तुम्हारे स्कूल में बच्चे प्राइमरी तक पढ़ लेंगे, आगे की देखी जाएगी। उन दिनों मैं और मेरी बड़ी बहन ज़हरा चौथी और हमसे दोनों छोटी पहली दूसरी में पढ़ती थी। भाई 7वीं का तालिब इल्म था। वालिद साहब ने जिस देहात में ज़रई ज़मीन खरीदी, वो लड़कों का स्कूल अब मिडल तक हो चुका था। वालिद साहब ने 12 बीघे ज़मीन खरीद ली, जिसमें एक मकान बना हुआ था। हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। शुरू दिनों में तो मुझे यहाँ आकर रहना सख्त नागवार हुआ। हमको तो शहर में रहने की आदत हो चुकी थी। हमारे इलाके में गर्मी शदीद पड़ती थी, इलेक्ट्रिक पंखे और कूलर में सोने की आदत थी, जबकि यहाँ ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज तो एक ख्वाब था। हैंडपंप चलाकर पीने का पानी घड़ों में भरना ही पड़ता था। वॉशरूम वगैरह भी नहीं। सुबह सवेरे मुंह अंधेरे उठकर खेतों में जाना होता था, जहाँ इर्द गिर्द से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आती तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। मुझे शुरू ही से कुत्तों से बहुत डर लगता था, जो बग़ैर इजाज़त बग़ैर बुलाए जब चाहे हमारे सहन में आ जाते थे। तब वालिद साहब कहते थे, हमको इन्हें भगाने के लिए अपना एक पालतू कुत्ता रखना ही पड़ेगा। वैसे भी घर की चौकीदारी के लिए कुत्ता बहुत ज़रूरी है। वक्त गुजरने लगा, रफ्ता रफ्ता मैं उस माहौल की आदी हो गई, लेकिन अब भी शहर जाने के बहाने ढूंढती थी। और जब अम्मी हफ्ता 10 दिन बाद मामू या खाला के घर शहर जाती, मुझे बहुत अच्छा लगता। भाई ने मिडिल पास कर लिया। अम्मी ने उसे मैट्रिक कराने की खातिर मामू के घर भिजवा दिया। मेरी बड़ी बहन पास होकर 5वीं में चली गई, लेकिन मैं फेल हो गई। ज़हरा को पढ़ाई से लगाव था। जब उसने 5वीं का सालाना इम्तिहान दिया, उन्हीं दिनों खाला हमारे घर आईं। ज़हरा ने उनसे कहा कि वो पढ़ना चाहती है, जबकि यहाँ 6ठी में दाखिले के लिए स्कूल नहीं है। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। रो मत, खाला का दिल पसीज गया। मैं जो हूँ, तू पास हो जा, मैं तुमको अपने घर ले जाऊंगी, आगे पढ़ाने का मेरा जिम्मा। जब ज़हरा का रिजल्ट आया तो वो अच्छे नंबरों से पास थी। तभी खाला उसको शहर ले गई और अपने घर के करीब स्कूल में 6ठी जमात में दाखिल करवा दिया। मुझे फेल होने का बहुत कलक था। शहर जाने का ख्वाब तो मेरा था। बहरहाल अम्मी ने तसल्ली दी कि दिल छोटा मत करो, दिल लगाकर पढ़ो। तुमने 5वीं पास कर ली तो तुम्हें भी शहर पढ़ाने भेज देंगे। उन दिनों मेरी उम्र 11-12 बरस होगी। आपा ज़हरा छुट्टी वाले दिन घर आ जाती और मज़े मज़े से गर्ल्स हाई स्कूल की बातें करती थी। तब मेरा दिल चाहता कि मैं अभी और इसी वक्त शहर चली जाऊं। आपा के साथ कभी कभी खाला और उनका बेटा नबील भी आ जाते थे। नबील एक खूबसूरत लड़का था, FA का तालिब इल्म था। मुझे वो बहुत अच्छा लगता था।
वो आपा को बहुत लिफ्ट कराता था, लेकिन मुझको बिल्कुल घास नहीं डालता था। उसकी वजह मैं खूब जानती थी। बात दरअसल ये थी कि मेरे वालिद साहब बहुत खूबरू लंबे तड़ंगे आदमी थे, रंग भी सुर्ख सफ़ेद था, जबकि वालिदा कदरे सांवली और सूरत दबती हुई सी थी। ज़हरा और बाकी दोनों छोटी बहनें अब्बू पर गई थीं, जबकि मैं अपनी माँ की कॉपी थी। आपको तो पता है कि खूबसूरती हर किसी को पसंद होती है, जबकि मामूली शक्ल हो तो कोई इतनी अहमियत नहीं देता। यूं फूफी, चचा और खालाओं के लड़के जितने भी कज़न हमारे घर आते थे, वो आपा से बात करने की कोशिश करते, मैं जैसे उनको नज़र ही ना आती थी। इस बात से मुझे बड़ी तौहीन महसूस होती। अब आपा पर रश्क नहीं बल्कि हसद होने लगता। जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा था, ये एहसास ज़्यादा होने लगा था कि मैं बदसूरत हूँ और मेरी बाकी तीनों बहनें खूबसूरत हैं। तभी सब रिश्तेदारों से उनको प्यार और लिफ्ट मिलती है और मुझे कोई पूछता भी नहीं। रफ्ता रफ्ता इस एहसास ने मुझे अंदर अंदर खाना शुरू कर दिया। हर दम एक ही बात सोचती थी कि किसी तरह मैं उन लोगों के दिलों में घर बनाऊं और मकबूल हो जाऊं जो मुझको नज़रअंदाज करते हैं। मेहमानदारी में ताक हो गई, खुद को उजला और निक सिक से दुरुस्त रखने लगी। जब कोई कज़न आ जाता, नुमायां होने की कोशिश करती, वो भी अब मुझसे बात करने लगे थे, तो मैं समझती थी कि मेरा इखलाक है जो इनको मेरी जानिब मुतवज्जे करता है। ये नहीं समझती थी कि जवानी दीवानी होती है और जवानी की एक आहिनी ताकत भी होती है। उन दिनों मेरी उम्र 16 बरस थी और मुझ पर निखार भी खूब टूट कर बरस रहा था, मगर नादान क्या जानती थी कि किस दौलत से माला माल हूँ। अब जब कोई कज़न आता, आपा ज़हरा ना होती, वो मुझसे बातें करते तो मैं खुशी से निहाल होती। बार बार आईने में खुद को देखती और सोचती कि मैं इतनी भी बदसूरत नहीं हूँ जितना खुद को समझा करती थी। रफ्ता रफ्ता एहसास से कमतरी की तकलीफ देहजाल से निकल आई। लड़कों को भी मेरी कमज़ोरी का पता चल गया था कि मुझे शहर जाने का बहुत शौक़ है, और दूसरी कमज़ोरी ये कि मैं हर किसी की तवज्जो चाहती हूँ। मेरी इन दोनों कमज़ोरियों से उन्होंने फ़ायदा उठाया। वो मुझसे इजहार मोहब्बत करते और मैं इस रवैये से खुशी महसूस करती। वो मुझे बेवकूफ़ बनाते और मेरी तारीफ़ों के पुल बांध देते और मैं खुशी से निहाल हो जाती। इल्म न था कि वो अपना उल्लू सीधा करने को ऐसा करते हैं। ये लड़के जिन पर मैं भरोसा रखती थी कि मेरी बातें किसी से न कहेंगे, वो मेरी बातें चटपटी बनाकर दूसरे कज़नों को बताते, फिर सब मिलकर मेरा मजाक बनाते। उन्हीं दिनों आपा ज़हरा का रिश्ता खाला के बेटे से पक्का हो गया। ये वही खाला थी जिनके घर आपा तालीम की खातिर क़याम पजीर रही थी। मैट्रिक के बाद ही उनकी शादी हो गई। उन दोनों लड़कियों को मैट्रिक पढ़ाना भी जुए शेर लाने के मुतरादिफ था। आपा की शादी के बाद अब मेरी बारी थी। सिर्फ मिडल पास कर सकी थी कि घर बिठा दी गई। ऐसे ही मेरी छोटी बहनों के साथ हुआ, क्योंकि हमारे गांव का प्राइमरी स्कूल अब मिडल तक हो चुका था। यह भी मेरे अब्बा जान की कोशिशों की वजह से हुआ, क्योंकि उनका ताल्लुक महकमा तालीम से था। चाहिए तो ये था कि मेरे लिए किसी कज़न का रिश्ता आता, लेकिन ऐसा ना हुआ, बल्कि जो रिश्ता आता वो मेरी दोनों छोटी बहनों को मांगते थे। मैं हैरान थी कि तकरीबन मेरे सभी कज़न जान मुझ पर छिड़कते हैं, लेकिन उनकी माएँ मेरी दीगर बहनों को तलब करती हैं। आखिर ऐसा क्यों है? वालदैन उनसे यही कहते कि पहले अजरा का रिश्ता करना है, इसके बाद छोटी दोनों की बारी आएगी, आप अजरा का रिश्ता ले लें। वो उज़र करते। जब 4 साल इसी पसो पेश में गुजर गए तो थक कर अम्मी अब्बू ने सबा और सायरा के रिश्ते तय कर दिए, लेकिन मेरा मसला ना हल हुआ। मैं बेहद मखमूम रहने लगी। वो दिन भी आ गया जब सबा और सायरा ब्याही गई। वो अपने घरों की हो गई और मैं घर में अकेली रह गई। सबा मामू की बहू बनी, जबकि सायरा को फूफी के उसी बेटे की दुल्हन बनना नसीब हुआ जो मुझसे बढ़ चढ़ कर बातें किया करता था, बातों बातों में लगावट भी जाहिर करता था। उन दोनों के अलावा और भी कज़न थे जो मुझ पर मरते थे, लेकिन रिश्ता लेना किसी ने पसंद ना किया। मेरा घर में जी नहीं लगता था, तन्हाई में रोने लगती। अब मेरी उम्र भी काफ़ी हो गई थी। सोचती थी मेरी रंगत सांवली है, तभी लड़कों की माएँ मुझसे कतरा जाती हैं। वो शायद ये सोचती होगी कि इस लड़की को बहू बना लिया तो उसकी कोख से कहीं सांवली और मामूली शक्ल की औलाद ना हो और हमारी नस्ल बदसूरत कहलाए। एक रोज़ आपा ने अम्मी को बुलवाया। वो बीमार थी। अम्मी मजबूरी के तहत ना जा सकती थी। भाई ने लाहौर से MSc किया था और वो उसी दिन आने वाला था। वालिदा ने अब्बू से कहा, तुम अजरा को ज़हरा के पास ले जाओ, शायद वो ज़्यादा बीमार है, तभी बुलवाया है। वालिद मुझे आपा के घर छोड़कर आ गए।
तब एक दिन मेरे बहनोई ने मुझे अकेले में कहा था, अजरा देखो, मैं तुमको बहन समझता हूँ और तुम हो भी मेरी बहन। एक बात समझाना चाहता हूँ, तुम अपने किसी भी कजन के साथ हंसकर बात मत किया करो, बल्कि बात ही मत किया करो। जानती हो कि तुम्हारा रिश्ता अभी तक क्यों नहीं हुआ? तुम्हारे कजन जब आपस में मिलते हैं तो तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं और तुम्हारा खूब मजाक उड़ाते हैं। एक दूसरे को हर वो बात बताते हैं जो तुमने उनसे उनके काबिले भरोसा समझकर कही होती हैं। बहना देखो, रिश्ते इस तरह नहीं होते, उल्टा तुमने रुसवाई मोल ले ली है। फिर उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताईं जो वाकई मैंने उन लड़कों से तन्हाई में कही थी, जिनको सुनकर ना सिर्फ मैं शर्म से पानी पानी हो गई बल्कि रोने लगी। बहनोई ने मुझे तसल्ली दी और उनकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। अकल पर जो पर्दा पड़ा हुआ था वो हट गया और फिर मैं बहुत ज्यादा मोहतात हो गई। अपने कजनों से बातचीत, हंसी मजाक, दिल लगी सब छोड़ दी। बहनोई साहब की कोशिशों से बेलाखिर उनके एक दोस्त के छोटे भाई से मेरी शादी हो गई। हालांकि हमारे यहाँ खानदान से बाहर लड़की का रिश्ता नहीं देते, मगर मेरा रिश्ता मजबूरन खानदान से बाहर हुआ कि खानदान के सब लड़कों में मैं बदनाम हो चुकी थी। खुदा का शुक्र, मेरे शौहर नेक सीरत और नेक चलन है, मेरा ख्याल रखते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं। वो गम जो अपनों से मिला वो शौहर की मोहब्बत तो पाकर धुल गया है। आज मैं 4 लड़कियों की माँ हूँ। अपनी बच्चियों पर कड़ी निगाह रखती हूँ कि कोई उन्हें बेवकूफ़ न बनाए, जैसा कि मैं 16 बरस की उम्र में बेवकूफ़ बनी थी कि बद अच्छा और बदनाम बुरा होता है। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी नेक नामी की हिफाजत इस तरह करें जैसे किसी आबदार मोती की जाती है। दोस्तों, मेरी राय में ये बिल्कुल दुरुस्त है कि अपने किसी कज़न के साथ भी ज़्यादा फ्री ना हुआ जाए, क्योंकि आजकल ज़माना ऐसा है। आप क्या कहते हैं इस बारे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।